हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द केसी इंडियन अकेडमी में स्वागत है। अब आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, वो आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम संविदा। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? हमारी जो जनरल लाइफ होती है, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, ये कई सारे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं डेली लाइफ में। ये हमारे जो जीवन का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि चलते फिरते हम न जाने कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट हम कर लेते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट को मैं आपको सिंपल सेंस में आपको बताऊं, सिंपल वर्ड्स में बताऊं, कि जब हम किसी भी व्यक्ति से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी लेन देन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। सपोज एक व्यक्ति है, ठीक है, इसका नाम है ए, और दूसरा व्यक्ति है, इसका नाम है बी। इस व्यक्ति का पास क्या है? इसके पास है कार, ठीक है, और इसके पास क्या है? मनी, मतलब कि पैसे। अब क्या होता है कि इस व्यक्ति को क्या करना है? अपनी कार बेचनी होती है। क्या करना है इसको? अपनी कार बेचनी है और इसको एक कार बाय करनी है। तो ये क्या होता है, इनके बीच में एक ट्रांजैक्शन चलेगा, लेन देन चलेगी। वो क्या है? एक व्यक्ति कहेगा कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ आपको किसी पर्टिकुलर अमाउंट पर। सपोज मैं आपको जो है कार बेचना चाहता हूँ 2 लाख रुपए में, ठीक है। बी कहता है ओके ठीक है, मैं आपकी कार लेने के लिए तैयार हूँ। तो ए को क्या मिल रहा है? ए को मिलेंगे 2 लाख रुपीज, और बी को क्या मिलेगा? बी को मिलेगा कार, ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो क्या होता है? आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। सपोज आप सुबह उठे, आपको क्या करना है? ब्रश करना है। ब्रश करने के लिए आपको ब्रश चाहिए और टूथपेस्ट चाहिए। आप जाते हैं मार्केट, मार्केट में किसी शॉप के पास जाते हैं, उसके पास कहते हैं कि मुझको चाहिए एक ब्रश, टूथब्रश चाहिए, और मेरे को चाहिए पेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट मेरे को चाहिए। तो आप उसको क्या करते हो? आप उसे देते हो मनी, पैसे देते हो। वो आपको गुड्स दे देता है, आपको सामान दे देता है, ठीक है। तो एक लेन देन हुआ, आपने उसे पैसे दिया, उसने आपको सामान दिया। आपको भूख लगी है, आपको क्या चाहिए? आपको समोसा खाना है, या फिर आपको कुछ भी पिज्ज़ा खाना है, कुछ भी खाना है, तो आप जाएंगे शॉपकीपर के पास, उससे कहेंगे ये रहे पैसे, ठीक है। आप उसको पैसे देंगे, वो आपको क्या देगा? उसके बदले में आपको वो गुड्स देगा, वो आपको खाना देगा। तो ये क्या? ये भी एक ट्रांजैक्शन है जिसमें आपने पैसे दिए और उसने आपको सामान दिया। आपको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए पेन और कॉपी चाहिए। आप गए दुकान पे, आपने उसे पैसे दिए, उसने आपको नोटबुक और पेन आपको दे दिया। ये भी क्या है? ये ट्रांजैक्शन हो गया। आपका एग्जाम है, अब आपके पास बुक नहीं है, आपने अपने फ्रेंड से कहा कि मेरे को आपकी बुक चाहिए, मेरे को 2 दिन के लिए, मैं पढ़ के आपको वापस कर दूंगा। इनफैक्ट ये भी क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो आपकी दिनचर्या होती है उसमें हम कई सारे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके इसेंशियल्स क्या होते हैं वो भी इसमें आगे हम क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर हम जनरल ओवरव्यू देखें तो जो आपका लेन देन होता है किसी भी चीज़ का, तो वो आपका होता है कॉन्ट्रैक्ट। और हाँ, जरूरी नहीं कि ये पैसों का ही लेन देन हो या फिर किसी सामान का लेन देन हो। मैंने कहा आपसे कि अगर आप मेरे लिए जो है ये कोई कार्य कर देंगे, ठीक है, तो मैं आपको समोसे खिलाऊंगा, ठीक है। या फिर अगर आप जो है मेरी क्लास, सपोज एक व्यक्ति है ए, वो कौन है? टीचर है, ठीक है, और ये कोई गया? स्टूडेंट हो गया। स्टूडेंट ने कहा सर अगर आप मेरी सीट इस रो में इस जगह लगा दोगे, ठीक है, तो मैं आपको जो है ना ये सारे सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये भी क्या? कैसे कॉन्टैक्ट आपका हो गया। अब टीचर उसकी सीट फिक्स कर देगा, वो क्या करेगा? उसके बदले आपका उसका क्वेश्चन सॉल्व करके दे देगा। तो एक तरह से यहाँ पे कोई सर्विस भी हो सकती है। सपोज जैसे कि आपका रेस्टोरेंट में होता है, तो क्या होता है कि आप जो है उनको पैसे देते हो, वो आपको फूड देते हैं। एक वहाँ पे होता है सर्विस चार्ज। तो सर्विस चार्ज क्या होता है वहाँ पे? कि वो को सर्विस आपको देते हैं। हालांकि सर्विस चार्ज जो है लगता नहीं है ना। जैसे कोई सर्विस हो गया, जैसे कि आप बात करते हैं, जैसे रैपिडो होती है, या फिर कोई आपका क्या हो गया, रैपिडो हो गया, आपका ओला, इस टाइप के जो आपके होते हैं, तो वह करते हैं आपसे पैसे चार्ज करते हैं और आप उसके बदले आपको सर्विस देते हैं। ना तो वो अपनी गाड़ी बेच रहे हैं आपको, ना ही वो आपको पेट्रोल बेच रहे हैं, वो आपको क्या बेच रहे हैं? वो आपको सर्विस बेच रहे हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हमको जो मिल रहा है वो आपको मनी या फिर कोई गुड्स ही हो, वो सर्विस भी हो सकती है। तो अनगिनत कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम अपने जनरल लाइफ में। तो देखते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है स्टेप बाय स्टेप। और इसके लिए कौन सा आपका एक्ट है भारत में? वो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये आपको कब आया था? आपका 1872 में आया था। काफी पुराना एक्ट है, ठीक है। इसको हम देखते हैं। देखिए,
लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करेंगे, आपकी जो पहली यूनिट आएगी वो आएगी मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करेंगे, और ई कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी फिलहाल हम लिखेंगे मीनिंग नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम बात करते हैं अगर इंडियन लेजिस्लेशन की कि कौन सी विधि भारत में लागू है कॉन्ट्रैक्ट को डील करती है, जो कि संविदा के नियमों को डील करता है, वो है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, ये कब आपके एनफोर्समेंट में आया था, कब लागू हुआ था, ये होता आपका September 1, 1872। और इसी तारीख को एक और आपका अधिनियम जो है लागू हुआ था, वो था आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये भी 1 सितंबर को ही लागू हुआ था। हालांकि अब क्या हो गया, ये बन गया आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में आपका फिर से रिपीट होकर आपका फिर से बन गया है आपका साक्ष्य अधिनियम, है ना। इसके इन्फोर्समेंट डेट क्या है, इसकी है 1 जुलाई 2024। तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके सेक्शन 1 से लेके 266 तक के आपके सेक्शन है। सेक्शन 1 to 266 आपके सेक्शन है, और इसको भी जो है कुछ पार्ट में बांटा गया है। जैसे कि आपका सेक्शन 1 से लेकर 75 जो आपकी बात करता है किसकी, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट करने के जो जनरल प्रिंसिपल है, जो मूल सिद्धांत है, ये उसकी बात करता है। ये जो सिद्धांत है ये आपके हर जगह लागू होगा, चाहे वो आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो, चाहे वो आप कोई सी गाड़ी खरीद रहे हो, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, जिससे कि आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करता है। ठीक है, A to Z कोई भी अगर आपका ट्रांजैक्शन कोई भी एक्ट है तो ये आपका जो जनरल रूल है आपका सब पे लागू होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आते हैं सेक्शन 76 से लेके 123। ठीक है, ये जो आपके सेक्शंस थे क्या हुआ, इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इसको हटा दिया, खत्म कर दिया, और इन सेक्शंस को खत्म करके कौन सा एक्ट बनाया, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही क्या निकला आपका, सेल ऑफ गुड्स एक्ट निकला 1930 में। अब ये क्या करता है, ये डील करता है जनरली आपका मूवेबल प्रॉपर्टी से। सपोज आपको अपना अनाज बेचना है, चावल बेचना है, कार बेचनी है, मोबाइल बेचना है, तो वो सब कौन डील करता है, आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपका डील करता है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 124 से लेके 238 तक। कहाँ से कहाँ तक, 124 से लेके 238 तक आपका ये आता है नेक्स्ट प्रोविजन, जो कि हम बात करते हैं इसमें स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, अब देखिए ये जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है इसमें क्या है, इसमें भी आपके जनरल प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, बट इसमें क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक मैटर से डील करता है। जब किसी भी संविदा में कोई कैरेक्टर आ जाता है, कोई विशेषता है, विशेष प्रकार की विशेषता आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आपका आ गया इंडेमनिटी एंड गारंटी। कौन सा है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इसमें क्या होता है कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर इसने पे नहीं किया तो मैं पे करूंगा। तो इसमें क्या हो गया, ये इसमें आपकी 3 पार्टीज आ जाती हैं। होता है ना कि गारंटी लेते हैं कि भाई ये तुमको पैसे दे देगा, अगर इसने पैसे नहीं दिए तो जिम्मेदारी मेरी, मैं पैसे पे कर दूंगा। तो जहाँ पे गारंटी की बात आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट में, वो होता है आपका इंडेमनिटी ऑफ गारंटी। फिर आता है बेलमेंट। बेलमेंट में क्या होता है कि मैं जो हूँ कुछ चीज़ें आपको जो है उधारी लेता हूँ, जैसे कि मैं, ठीक है, गिरवी रख के, तो यहाँ पे वो वाला आपका एग्रीमेंट वहाँ पे चलता है ना। एक आता है एजेंसी। एजेंसी में क्या होता है, जिसमें एक एजेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई मास्टर हो गया या फिर कोई कंपनी का CEO हो गया, वो कहता है किसी व्यक्ति से, इससे कहता है कि तुम जाओ, इसका नाम है ए, ये कहता है बी के पास जाओ और उसके साथ कोई डीलिंग करो, कोई मतलब कोई भी मीटिंग वगैरह करो। तो जो ए व्यक्ति है जा तो वो रहा है, बट वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने मास्टर को, है ना। तो वो हो गया एक तरह से एजेंट। जैसे कि मैं हूँ, मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, बट मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ KC नंदन अकेडमी को। ठीक है, तो मैं क्या हूँ, मैं इस फर्म का क्या हूँ, मैं इसमें एजेंट हूँ। कहने को तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं इस फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसी होता है कि डीलिंग ये व्यक्ति कर रहा है, बट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपने मास्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना। फिर आता है आपका उसके बाद सेक्शन 239 से लेके 266। तो जैसे हमने ये वाले 76 से लेके 123 तक के प्रोविजन हमने हटा दिए थे, वैसे ही इसमें भी क्या हुआ, 239 से लेके 266 तक के जो प्रोविजंस थे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से हटा दिए, और इसका क्या बना दिया, इसका बना दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में।
इन प्रोविजंस को हटा के इसका अलग से एक एक्ट बना दिया जो कि पार्टनरशिप से डील करता है। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप होती है कि जब दो व्यक्ति आपस में मिलकर कोई बिजनेस करते हैं और उसका प्रॉफिट शेयर करने के लिए क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं, वो होता है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है। तो अभी हमारा जो फोकस रहेगा आपके जो इस सेमेस्टर में, वो रहेगा आपका सेक्शन 1 से लेके 75 तक का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है। इसमें हम देखेंगे प्रिलिमिनरी, हम इसमें प्रोविजन देखेंगे कि डेफिनेशंस क्या होती हैं, कौन कौन सी टर्म्स होती है, प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, ये सब इसमें हम देखेंगे। अब कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे कि अगर हम प्रपोजल दे रहे हैं तो ऐसे कोई कि बस मन मन में बोल दिया कि मैं आपको जो है कार बेचने का करार करता हूँ, तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आप तक बात पहुँचानी पड़ेगी। तो कब माना जाएगा कि बात पहुँची है, कब माना जाएगा कि बात नहीं पहुँची, ठीक है। उसके रिगार्डिंग जितने भी रूल्स हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, वो सब हमारा सेक्शन 10 से लेकर 30 तक हम उसमें देखने को मिलेगा। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये हमारा 31 से 36 तक होता है कि अगर जिसमें शर्त लगाते हैं हम कि अगर कल बारिश होगी तो मैं आपको जो है 100 रुपये दूंगा, अगर परसों जो है मैच है, अगर इंडिया जीत जाती है तो मैं जो हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। तो किसी कंडीशन पे अगर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है वो आपका कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हम तो कुछ नहीं बोलते बट वो मान लिया जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, ठीक है। वो इसमें आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर दो पार्टी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपस में और उसमें से एक पार्टी अपने वादे से हटती है, अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटती है, संविदा से पीछे हटती है, तो उस पर क्या क्या लायबिलिटी आएगी वो वहाँ पे बात करता है। तो आपके सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक का आपका इसमें चलेगा जो कि बात करता है आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब वही बात है, इन अवर डेली एक्टिविटीज वी नोइंगली एंड अननोइंगली एंटर इनटू सो मैनी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स। तो अपनी डेली लाइफ में क्या होता है, हम कई सारे फॉर्मल और इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स में हम आ जाते हैं, जैसे कि आपके औपचारिक और अनौपचारिक समझौते हम कहते हैं, ठीक है। औपचारिक हो गए जैसे कि आपके जब हम ऑफिशियली करते हैं, ठीक है, जो हम ऑफिशियली करते हैं किसी जो है लीगल लाइबिलिटीज़ को जनरेट करते हैं तो आपके औपचारिक होगा। एक होते हैं अनौपचारिक जो कि हम आपस में कर लेते हैं, जैसे कि हम घर बार में कर लेते हैं ना कि पड़ोसी से कहते हैं कि हमें दाल दे दो मैं आपको चीनी दे दूंगा, तो इस टाइप से रहते हैं वो आपके अनौपचारिक होते हैं, इनफॉर्मल। एक जैसे आप समझ सकते हैं जैसे कि हम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो उसके बिहाफ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारी कोई दुकान है तो उसमें हम कोई एग्रीमेंट करें तो वो आपका फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल हो गया जो कि हम ऐसी दोस्ती में आपसदारी में कर लेते हैं। We have no idea how the law of contract is a part of our life since ancient time. In the modern world, since there is a law prevailing in all the aspects of human activities, therefore the law of contract has been incorporated in the state law. तो जो हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, वो हमारा एंशियंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है। पहले क्या था, आपका बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम। तो इसमें क्या था, इसमें करेंसी इन्वॉल्व नहीं होती थी, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अदला बदली चलती थी कि मेरे पास अनाज है आपके पास गेहूं है, तो आप मेरे को जो है एक कट्टा गेहूं दे दो मैं आपको एक कट्टा अनाज दे दूंगा, चावल दे दूंगा, ठीक है। अब ऐसी मेरे पास कार है आपके पास क्या है, बाइक है, ठीक है। मेरे को बाइक चाहिए आपको कार चाहिए, तो अदला बदली कर लेते हैं और जो भी कुछ अमाउंट बचेगा उसके हम जो है पैसे दे देंगे या फिर हम उसमें आप मुझसे कुछ और सामान ले सकते हो। तो इसमें क्या था, अदला बदली उसमें चलती थी। तो एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है और इसका प्रभाव हमें मॉडर्न इंडिया में देखने को मिलता है, और इसी को हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है लॉ की फॉर्म में, जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। इफ वी कंसिडर इंडिया फॉर कंसिडरेशन इन 1872 द रूल एंड द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज कोडिफाइड अंडर द स्टैट्यूट, ठीक है। तो अगर हम इंडिया में देखें तो हमारा क्या हुआ, 1872 में ये जो पूरा सिस्टम था, ये जो हमारा लेनदारी का ये जो सिस्टम था, इसको कॉन्ट्रैक्ट को क्या करा है, कोडिफाइड वर्ल्ड में हमने कर दिया है, स्टैट्यूट में कर दिया है, जिसको हम कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम कहते हैं। कब का, ये 1872 का है, ठीक है। द एक्ट वॉज एनफोर्स्ड ऑन 1 सितंबर 1872। तो ये एनफोर्स्ड कब हुआ, ये आपका हुआ 1 सितंबर 1872 में आपका ये एनफोर्स हुआ, ठीक है। एंड सिंस देन द एक्ट इज स्टिल एप्लीकेबल विदाउट एनी मेजर अमेंडमेंट। तो ये जो आपका एक्ट था, अधिनियम था, तो ये इतना मतलब सटीक था कि 1872 में ये लागू हुआ था। अब चला आपका
2025, है ना। तो तब से लेके अब तक इसमें कोई मेजर चेंज हमें देखने को नहीं मिला है, ये इतना परफेक्ट था अपना आप में। तो जो प्रोविजंस तब थे वो तब के अब भी लागू हो रहे हैं, बट कुछ जैसे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है तो वो थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं, बट अदरवाइज जो बेसिक है इसका वो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। अब व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लीगल वे में इसको पढ़ते हैं। नाउ द वेरियस एग्जाम्पल वी हैव एन आइडिया एज टू व्हाट एन एग्रीमेंट इज, बट एज सिंपल एज इट लुक इट कंस्टिट्यूट एन एग्रीमेंट, दे आर सम एसेंशियल्स टू बी सेटिस्फाइड टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि हमने बात किया, सुनने में तो बहुत ईजी लगता है कि हम गए, किसी को हमने कोई प्रपोजल रखा कि हमें आपकी जो है कार खरीदनी है, उसने कह दिया ठीक है इतने पैसे दे दो, हमने पैसे दिए, उसने कार दी और काम खत्म। तो कहने को तो इतना सिंपल लगता है बट इतना सिंपल है नहीं, इसमें कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि इसमें एग्रीमेंट का कंसेप्ट इसमें होता है, इसमें एनफोर्सेबिलिटी इसमें रहती है, इसमें क्या रहता है, करार रहता है, ठीक है। और परिवर्तनीय यहाँ पे इसका रहता है, ठीक है, वो सब रहता है। The Indian Contract Act 1872 provides the basic elements of contract on which almost all agreements and contract are constructed. तो जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है यहाँ पे आपका बेसिक एलिमेंट्स बताता है, जिसके बिहार पे क्या होता है, जिसको लेकर सारे ही कॉन्ट्रैक्ट आपके एग्रीमेंट्स बनते हैं, ठीक है। सारे ही आपके एग्रीमेंट्स, जैसे कि आपका टेंडर्स हो गए, चाहे वो आपका गवर्नमेंट टेंडर्स हो, प्राइवेट टेंडर्स हो, कोई भी आपका एडवर्टाइजमेंट हो, वो सब किस पे बना होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो बेसिक लॉज होते हैं उस पे, सिद्धांतों पे बने होते हैं, ठीक है। सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज दैट एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 2H है, ठीक है, वो क्या बताता है आपका, जो आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसे एग्रीमेंट जो कि क्या हो, एनफोर्सेबल हो, ठीक है। ऐसे करार जो कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, जिनको लागू करवाया जा सकता हो कोर्ट्स में, तो वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिक आपके सिद्धांत यहाँ पे बताता है। अब नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं, एलिमेंट्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है भाई, एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति हो गया। अब इसके पास है कोई सा सामान ए, ठीक है, कोई भी सामान हो सकता है, और इसके पास है बी, ठीक है। अब ऐसा कोई है कि ये सीधे पैसे दे दे इसको कि ये पैसे पकड़ो और ये बी सामान हो गया मेरा। बी कहेगा ऐसे कैसे भी हो गया सामान, ठीक है, भैया कुछ तो बात करो, मुझसे पूछो तो सही कि मैं सामान बेचना भी चाहता हूँ या फिर नहीं बेचना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कोई है कि तुम सीधे जाके पैसे दे दोगे और किसी की भी गाड़ी उठा लोगे, भैया पहले उसे बताओगे जैसे कि मेरी इंटेंशन ये है, फिर वो बेचना चाहता है या नहीं चाहता है वो अलग बात है। उसके बाद जो है, क्या वो उस अमाउंट पे एग्री कर रहा है नहीं कर रहा है, सपोज उसकी 5 लाख की गाड़ी है, आप दे रहा हो 1 लाख रुपए, कि 1 लाख रुपए पकड़ो मैं आपकी गाड़ी ले जा रहा हूँ। भाई पहले मुझसे पूछो तो सही कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ नहीं चाहता हूँ, अगर बेचना चाहता हूँ तो कितने रुपए में बेचना चाहता हूँ, क्या कोई कंडीशन होगी, ठीक है, क्या खराबी है इसमें, भाई कुछ तो पूछो, ठीक है। तो यही सब क्या होता है यहाँ पे ऑफर और एक्सेप्टेंस में कवर हो जाता है। भाई ए क्या करेगा, ऑफर रखेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में कार और पैसे ही ले लेते हैं, ठीक है। सपोज ए के पास क्या है, ए के पास है पैसा, बी के पास क्या है, कार, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब ए कहता है कि मुझे आपकी कार चाहिए, तो जैसे कि मैं हो गया ए, आप हो गए बी, मेरे पास पैसे है, आपके पास है कार, और मुझे आपकी कार खरीदनी है। तो पहले मैं आपसे पूछूंगा ना कि मुझे आपकी कार खरीदनी है, क्या आप अपनी कार बेचना चाहते हो, ठीक है। तो ये हो गया ऑफर, ठीक है। एक्सेप्टेंस होता है कि जब आप उसका रिप्लाई करते हो हाँ में, कि हाँ मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि आपकी कार जो है 5 लाख की उसकी मार्केट प्राइस है, मैं आपको 4 लाख रुपए दूंगा, आप मुझे अपनी कार बेच सकते हो। तो मैंने आपके सामने क्या कहा, ऑफर रखा। अब आपके ऊपर है, आप उस ऑफर को मानो या फिर ना मानो। अगर आपने ऑफर को नहीं माना तो मतलब कि सब बात यहाँ पे खत्म, आप अपनी कार बेचना ही नहीं चाहते, ठीक है। अब दूसरा क्या, आपने उस ऑफर को, प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मैंने कहा मैं आपकी कार 4 लाख में खरीदना चाहता हूँ, आपने कहा ठीक है 4 लाख में खरीदना चाहते हो तो ले जाओ कार, मुझको 4 लाख रुपए दे देना।
तो ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस। ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वन पार्टी प्रपोज स्पेसिफिक टर्म एंड द अदर पार्टी एग्रीज टू दोज टर्म प्रिसाइजली, विदाउट बोथ दिस नो एग्रीमेंट। तो जब तक ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं होगा एग्रीमेंट नहीं बन सकता। ठीक है, सिंपल से लेके चलते हैं, समझते हुए चलते हैं। हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कि ऐसे करार जो कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय है उन्हें संविदा कहते हैं, कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब कि करार, और वो एनफोर्सेबल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि प्रवर्तनीय यहाँ पे होने चाहिए। तो क्या कहता है कि जब एग्रीमेंट होता है और एनफोर्सेबिलिटी होती है तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब एग्रीमेंट बनने के लिए भी कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होती हैं? जैसे कि ऑफर होना चाहिए, प्रस्ताव, उसमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? प्रतिफल, उसमें प्रतिफल भी होना चाहिए। ठीक है, और दोनों की स्वीकृति होनी चाहिए, तब जाके बनता है वो आपका एग्रीमेंट। तो पहला आता है आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कि मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ, आपने कहा ठीक है आप मेरी कार ले सकते हैं, तो मैंने ऑफर दिया, आपने उसको एक्सेप्टेंस दिया। दूसरा आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अब उसमें मेरी इंटेंशन या फिर हमारे इंटेंशन भी होनी चाहिए कि उसमें हमारा लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, एक तो होता है कि हम लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं, कि मैं वाकई में आपकी कार खरीदना चाहता हूँ और आप वाकई में जो है अपनी कार बेचना चाहते हैं। एक होता है दोस्तों में मजाक मजाक में कहता है कि मैं तुझको 5 रुपये देता हूँ तो अपनी कार मुझको बेच दे, तो आपके दोस्त ने कह दिया अब हाँ तू ले जा। तो क्या हो गया, यहाँ पे दोस्ती में आपसदारी में मजाक करते हुए हमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो वहाँ पे हमारी कोई भी इंटेंशन, हमारी वहाँ पे मंशा नहीं थी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है बनाने की। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि तुम मुझे 10 रुपये दे, मैं ना तेरे को कहीं घुमा के लेकर आऊँगा, है ना। तो यह तो हम सीरियसली भी कह सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा मजाक में भी कहते हैं कि हमारी कोई इंटेंशन होती नहीं है कि मैं घुमा के लेकर आऊँगा क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो देखा जाएगा इंटेंशन हमारी है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर इंटेंशन है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर इंटेंशन नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब कि वैध विचार, मतलब कि प्रतिफल की बात करता है। विधिक प्रतिफल की यहाँ पे बात करता है। अब प्रतिफल क्या होता है? प्रतिफल होता है कंसिडरेशन, कि मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, आपको भी कुछ मिलना चाहिए। अगर हम कार को खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति को मिलती है कार और दूसरे व्यक्ति को मिलता है उसका अमाउंट। अगर हम क्या करते हैं कि जाते हैं हम कहाँ पे जाते हैं, सपोज मेले में जाते हैं, मेले में जाके हम कोई झूला झूलते हैं, तो जो झूला वाला है उसको हम क्या देते हैं? उसको हम पैसे देते हैं और वो हमको देता है सर्विस। ठीक है, उसको क्या मिलता है? उसको पैसे मिल जाते हैं और हमको झूला झूलने को मिल जाता है। हम जाते हैं कभी पिज़्ज़ा खाने जाते हैं हम, तो हम जो है क्या करते हैं, वहाँ पे क्या देते हैं? पैसे देते हैं और वो हमको क्या देते हैं? हमको पिज़्ज़ा देता है। ठीक है, ए टू जेड कोई भी ट्रांजेक्शन ले लो, अगर आपको कोई पेंसिल भी खरीदनी है तो दुकानदार को क्या मिलता है? दुकानदार को मिलते हैं पैसे, और हमको क्या मिलती है? हमको मिल जाती है पेंसिल या फिर पेन, जो भी हमें चाहिए होता है। तो कंसिडरेशन होना चाहिए, और यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, विधिक कंसिडरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं तुमको पैसे दूंगा, तुम मुझको गन्स ला के दोगे, बंदूक ला के दोगे, और बंदूक लेने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको क्या करें? गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। मैं कहता हूँ कि मैं आपको पैसे दूंगा, उसके बदले आप मुझको ड्रग्स दोगे। ठीक है, तो सामने वाले को पैसे मिल रहा है और मुझको मिल रहा है ड्रग्स। तो क्या ये कंसिडरेशन लॉफुल है? ये अनलॉफुल है, क्योंकि लॉ इसको मना करता है। अब अनलॉफुल क्या होता है, लॉफुल क्या होता है, वो डिपेंड करता है आपका लेजिस्लेशन के ऊपर। अगर लॉ मना करता है कि ऐसी चीज़ों का लेन देन किसी तरीके से नहीं होना चाहिए, तो वो आपका अनलॉफुल हो जाता है। अगर कोई तरीका बता रखा है कि अगर आपको ये चीज़ें लेनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, सारी डॉक्यूमेंटेशन हो चाहिए, तब जाकर आप ले सकते हो, तब तो आपका लॉफुल होगा। अगर आप उस सब चीज़ों के बिना लेते हो तो आपका अनलॉफुल होगा। जैसे कि आपका मेडिकल्स होते हैं, मेडिकल्स में तो पूरा ड्रग्स से भरा होता है ना, सारी दवाइयाँ क्या होती हैं? ड्रग्स ही तो होती हैं, बट उनके पास लाइसेंस होता है, उनके पास परमिशन होती है उन ड्रग्स लेने की, और प्रिस्क्रिप्शन पर ही वो देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? आपका
लॉफुल होता है, बट अगर हम ऐसी दवाइयाँ बेचने लगे बिना किसी लाइसेंस के तो वो हो जाएगा आपका अनलॉफुल। तो ये सब आपका रहता है। तो ईच पार्टी मस्ट गिव समथिंग ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति जो है क्या होगा, हर पार्टी दूसरी पार्टी को देगी कुछ भी ऐसा सामान देगी जो कि कुछ वैल्यू रखता हो, ठीक है। अगर मैं आपसे कार लेना चाहता हूँ, आपको चाहिए मेरी बाइक चाहिए, ठीक है। मेरे पास सपोज BMW की बाइक है, आपके पास क्या है, सुजुकी की कार है। तो लगता है कि मतलब जैसे कि सेम वेटेज का है, या फिर वेटेज सेम भी नहीं हो तो चल जाएगा। सपोज मेरे पास जो बाइक है वो विंटेज बाइक आ गई है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू मार्केट में क्या है, ज़्यादा है। तो आप चाहे उसको भी ले सकते हो कार के बदले। देखने में क्या लग रहा है कि कार तो बड़ी है बाइक छोटी है, तो ये तो कोई मैच नहीं होता है, बट ऐसा कुछ सीन नहीं है। दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। वो होता है आपका कंसिडरेशन। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। तो जो पार्टीज है वो कैपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब कोई पागल व्यक्ति आके कहता है, ठीक है, कि कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए कि मैं आपकी कार खरीदूंगा, आपने कहा ठीक है आप मेरी कार खरीद लेना। फिर आप उस पागल व्यक्ति के पीछे पड़ गए कि तुमने कहा था मुझसे कार खरीदने के लिए, अब तो कार खरीद, पैसे दो और कार खरीदो। भाई वो पागल व्यक्ति है, उसको समझ नहीं है, तो वो आपका कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने देखा कि भाई कोई पागल व्यक्ति, उसके पास बड़ी अच्छी सी गाड़ी है, तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, मैंने कहा भाई ये ले 1000 रुपये, मैं तेरी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। भाई वो पागल व्यक्ति है, वो कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकता। वो तो हाँ बोल देगा, आप उसे कह दोगे कि एक बर्गर खिलाऊंगा, अब उसको क्या पता भैया कार के बदले बर्गर नहीं लेना चाहिए, तो वो तो भैया कह देगा ठीक है बर्गर खिलाओ कार ले जाओ। तो क्या होगा ऐसे में, जो पर्सन है वो आपका कैपेबल नहीं है, तो वो क्या होगा, आपका कॉन्टैक्ट नहीं बन पाएगा। एक आता है फ्री कंसेंट भी उसमें होनी चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास गाड़ी है, ठीक है, और वो गाड़ी की कीमत क्या है, सपोज 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज़ है आपके पास जो गाड़ी है। अब मैं आता हूँ आपके पास, मैं कहता हूँ भाई बंदूक दिखाते हुए, जैसी भी है यही बंदूक है, तो मैं कहता हूँ बंदूक दिखाते हुए कि मुझे आपकी कार जो है ना 1 लाख रुपए में चाहिए। बंदूक दिखाता हूँ आपको। अब आप कहते हो कि भैया जान है तो जहान है, भैया दूसरी गाड़ी आ जाएगी, क्या होगा, है ना। तो आप उस डर के मारे क्या करते हो, आप अपनी 10 लाख की कार मुझे 1 लाख में बेच देते हो। तो वहाँ पर आपकी सहमति तो है, कंसेंट तो है, आप हाँ तो कह रहे हो, बट स्वतंत्र तरीके से नहीं कह रहे हो, आप जो है दबाव में आके हाँ कह रहे हो। तो अगर ऐसा एलिमेंट नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है, स्वतंत्र सहमति नहीं है, तो क्या होगा वहाँ पे, वो हो जाएगा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, कि जिस चीज़ को हम लेने देने का काम कर रहे हैं वो भी आपका क्या लॉफुल होना चाहिए। जैसे कि ड्रग्स हो गए, वो ऑब्जेक्ट क्या है आपका लॉफुल नहीं है, ठीक है। सॉरी, ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं, या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है कि किस उद्देश्य के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, ड्रग्स ले रहा हूँ, कहने को तो मेरे पास मेडिकल है, बट उससे मैं क्या करूँगा, ड्रग डीलिंग करूँगा। तो ये जो मैं ले रहा हूँ, ड्रग्स ले रहा हूँ, वो क्या हूँ, ड्रग डीलिंग के लिए ले रहा हूँ, ना कि अपने मेडिकल के लिए ले रहा हूँ। तो ऐसा आपका एग्रीमेंट क्या होगा, वो आपका बनेगा ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट आपको जाएंगे वाइड, मतलब एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, ठीक है। सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। अब जो टर्म्स हैं, जो मैं उसमें जो टर्म्स रख रहा हूँ उसमें शर्तें रख रहा हूँ, वो सर्टेन होनी चाहिए। अब सपोज आपके पास 2 कार हो गई, ठीक है, ये कार हो गई, ठीक है, जैसे भी है 2 कार है। अब एक तो है येलो कलर की, एक है आपकी रेड कलर की। मैंने कहा मैं आपकी ना एक कार लेना चाहता हूँ 5 लाख में। आपके पास 2 कार है, एक तो येलो कलर की है, एक आपके पास रेड कलर की है। मैंने आपसे कहा मैं आपकी ना कार 5 लाख में खरीदना चाहता हूँ, आपने कहा ठीक है आप मेरी कार 5 लाख में खरीद लेना। तो क्या हो गया, यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पे निश्चितता नहीं है कि मैं कौन सी कार की बात करूँ, क्या मैं येलो वाली कार की बात कर रहा हूँ या फिर मैं रेड वाली कार की बात में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, तो अगर सर्टेनिटी नहीं है तो वहाँ पे आपका एग्रीमेंट नहीं बनेगा। तो अगर हम किसी से एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे सर्टेन हमको होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो जो एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, जिसका परफॉर्मेंस होना है, जिसको हमें लागू करना है, क्या वो पॉसिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि आप मुझको जो है 10 लाख रुपए दो, मैं मरे हुए को जिंदा कर दूंगा, ठीक है।
तो मुझको करने के मुझको पैसे मिलेंगे, आपको मिलेगा, आपका कोई व्यक्ति होगा जो कि मर गया होगा वो जिंदा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये इम्पॉसिबल है भाई, जो व्यक्ति एक बार मर गया है वो जिंदा नहीं हो सकता है। तो ऐसे क्या है, एग्रीमेंट आपके बनेंगे ही नहीं। नेक्स्ट आप आता है आपका लीगल फॉर्मेलिटीज। ठीक है, अगर किसी भी एग्रीमेंट को करने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की बात होती है तो आपको उसको भी फुलफिल करना है। सपोज जैसे कि लैंड ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे कोई लीगल कंप्लायंस की बात हो रही है तो वहाँ पे उसको भी देखना पड़ेगा कि वो लिखित में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, कि जब तक आप ऐसे एग्रीमेंट को लिखित में नहीं करोगे तब तक वो आपका एग्रीमेंट नहीं होगा। जब तक आप उस पर साइन नहीं कर दोगे तब तक ऐसा एग्रीमेंट नहीं बनेगा। जब तक आप उसमें विटनेस नहीं लगा दोगे तब तक आपका ऐसा एग्रीमेंट नहीं बनेगा। कुछ होते हैं ना एग्रीमेंट जिसमें राइटिंग भी होनी चाहिए, उस पर सिग्नेचर भी होने चाहिए पार्टीज के, और विटनेस भी होनी चाहिए। तो ये सब होगा तभी आपका एग्रीमेंट बन पाएगा। अगर लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बात करता है कि अगर कुछ तत्व ऐसे हैं कि जो कि वहाँ पे होने चाहिए, कानून वहाँ पे रिक्वायर करता है, तो तभी आपका एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ आपके एलिमेंट्स थे कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी है। आई होप आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, एग्रीमेंट होता क्या है। जब हम आगे पढ़ेंगे डेफिनेशन क्लॉज पढ़ेंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, तो एक एक करके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कब हम ऑफर को ऑफर मानेंगे, कब हम एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस मानेंगे। ठीक है, तो एक एक जो लीगल एस्पेक्ट है हम आगे आने वाली क्लास में हम देखेंगे। फिलहाल अभी आपका ओवरव्यू था समझाने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, एग्रीमेंट होता क्या है। ठीक है, जो सिंपल सा लेन देन का जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो आपके एग्रीमेंट आपका होता है, कि एक पार्टी को कुछ मिल रहा है और दूसरी पार्टी को भी कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो वो आपका एग्रीमेंट हो जाता है जहाँ पे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटा, मे भी शायद क्लियर समझ में ना हो, बट जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।